हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो आज हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 4 किया था और कुछ पीवाईक्यूज किए थे। कुछ संभावित प्रश्नों का भी जिक्र हमने लास्ट सीरीज में किया है। आगे भी हम सीरीज लेकर आएंगे और भी आपके काम के क्वेश्चंस उसमें होंगे। तो आज हम करेंगे पार्ट 5 और आई होप आपको ये जो सीरीज है वो पसंद आ रही होगी। अगर इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है या कुछ और चीज़ें आपको चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट। ओके, तो आज हम करेंगे पार्ट 5, दैट इज संघ। जो संघ है वो बात करता है आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा इसका जिक्र करता है। ठीक है, यानी कि जो भारत देश है उसका एक राष्ट्रपति होगा। हमारा देश आपको पता ही है एक गणतंत्र है, तो यानी कि इलेक्टेड मेंबर है हमारा जो राष्ट्रपति है। ठीक है, ये गणतंत्र की विशेषता है कि चुना हुआ प्रतिनिधि, यानी कि जो सम्राट या राजा या जो हेड है वो इलेक्टेड होगा। जब इलेक्टेड है तो गणतंत्र वहां पर है। तो हमारा जो देश है वो गणतांत्रिक है क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो इलेक्टेड है। ठीक है, देन आर्टिकल 53। अब ये तो बात हो गई है 52 में एक राष्ट्रपति होगा। तो 53 बात करेगा कि सभी कार्यकारी शक्तियां भी इन्हीं में ही, यानी कि राष्ट्रपति में ही निहित होगी। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो राष्ट्रपति है वो हेड भी होता है हमारी आर्म फोर्सेस का। ठीक है, आप कह सकते हो कि यहाँ पर आर्म फोर्सेस का हेड होना तो कौन चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जो भी आर्म फोर्सेस है उसका जो सबसे लास्ट में, यानी कि जिसके ऑर्डर पर काम होता है, वो राष्ट्रपति के साइन होने चाहिए उस पर। ठीक है, फिर आर्टिकल 54, इसमें निर्वाचक मंडल। देखिए एक सीक्वेंस है, एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति के अंदर ही सारी कार्यकारी शक्तियां होंगी। उसके बाद उसकी नियुक्ति किस आधार पर होगी, वो उसके लिए एक निर्वाचक मंडल जो है वो निर्माण उसका किया जाएगा। और उस निर्वाचक मंडल में लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायिका के या राज्य विधायिका जो है उसके मेंबर्स हैं वो होंगे। और इनको चुनने के लिए ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निर्वाचक मंडल में आपको ध्यान रखना है लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के ओनली इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो इस बात पे जोर रखना है कि इलेक्टेड मेंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे, यानी जब इलेक्शन होगा तो इलेक्टेड मेंबर्स ही होंगे। सीधी सी बात है, इलेक्शन मतलब इलेक्टेड। ओके, यहाँ पे नॉमिनेटेड नहीं होंगे, ये याद रखने की चीज है। ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्शन राष्ट्रपति का, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स। देन आर्टिकल 55 कि किस मैनर से चुनाव होगा। देखिए आप सबको पता है, अभी रिसेंटली तो अभी नहीं हुआ, 2-3 साल हो गए, जो हमारी राष्ट्रपति है अभी द्रौपदी मुर्मू जी, अगर आपने उनका फॉलो किया था इलेक्शन तो आपको पता होगा कि जितने भी एमपीज हैं उनका वोट इक्वल होता है वोट ऑफ जितने भी एमएलएज हैं हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में। दोनों का इक्वल वेटेज है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो एमपीज हैं वो भी हमारे पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन को। सिमिलरली जितने भी हमारी स्टेट्स हैं उनके जो एमएलएज है वो भी इंडिया को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली दोनों के इक्वल वेटेज होंगे। ठीक है, तो एमएलए जो है उसका जो वोट है वो डिपेंड करता है उनकी रिस्पेक्टिव स्टेट की पॉपुलेशन पर। जैसे कि सभी स्टेट्स का इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि सबकी पॉपुलेशन अलग है, नंबर ऑफ मेंबर्स भी अलग है, तो इसलिए वेटेज भी अलग होगा। तो यूपी को एक वेट का वेटेज है 208, सिक्किम का है ओनली 7, क्योंकि सिक्किम आपको पता ही है बहुत ही स्मॉलेस्ट स्टेट्स में से आता है, तो उसकी जो वेटेज है ओनली 7 है। यानी कि एक मेंबर जो है अ, सिक्किम का, यानी कि एमएलए है, उसका जो वेट होगा एक वोट का वो ओनली 7 होगा, जबकि राजस्थान का 129 है। तो आपको पता है यूपी की सबसे ज्यादा जनसंख्या है और यहाँ के मेंबर्स जो है वो 403 है। ठीक है, तो उस हिसाब से पर मेंबर उनको 208। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली जो तमिलनाडु की जो कंसर्न है वो इसी से रिगार्डिंग है कि उनका वेटेज कम हो जाएगा अगर दोबारा से अभी जो एक परिसीमन आयोग की बात जो हो रही है, तो उस रिगार्डिंग वो चाहते हैं कि ये डिस्टर्ब ना किया जाए क्योंकि वेटेज की इशू वहां पर आने वाली है। तो एमपी के जो वोट है वो सारे इक्वल होंगे, है ना, आपस में सब। वहां पर कोई आपको नहीं नजर आएगा कि एमएलए का वोट ठीक है वो डिफर कर सकता है, बट
ये नहीं डिफर करेगा कि भाई जो एमपी यूपी से आया उसका वेटेज अलग होगा या जो राजस्थान से आया उसका अलग होगा, ऐसा नहीं है। वहां पर सभी एमपीज का इक्वल होगा और सभी राज्यसभा और लोकसभा के एमपीज का भी आपस में इक्वल होगा, एंड दैट इज 708 वोट नंबर। ठीक है, तो उनके एक वोट का जो वेटेज होगा वो होगा 708 पॉइंट्स। ओके, आई होप आपको जो निर्वाचक मंडल है उसमें जो भी रिप्रेजेंटेशन है जिनका भी है वो समझ आया होगा कि ओनली इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको समझ आया होगा कि जो मैनर है यानी कि किस तरह से किस एमएलए को और एमपीज को वोट शेयर दिया गया है, ये पूरा का पूरा एक व्यू पॉइंट है वो दिया हुआ है आर्टिकल 55 पर। अब है आर्टिकल 56। यहाँ पर बात होती है, देखिए पहले निर्वाचक मंडल हो गया, फिर उन्होंने इलेक्ट कर लिया, किस मैनर से किया। नेक्स्ट आर्टिकल कार्यकाल की बात करता है, उसके टेन्योर की बात करता है राष्ट्रपति की, दैट इज 5 वर्ष। ठीक है, तो कार्यकाल जो है राष्ट्रपति का वो 5 साल है, या 5 साल हो जाए या तो, या उनकी मृत्यु हो जाए और या फिर उनके ऊपर इम्पीचमेंट या महाभियोग हो जाए। ठीक है, तो ये आर्टिकल 61 बात करता है महाअभियोग की, यानी कि इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 61 में मेंशन्ड है, या फिर वो इस्तीफा दे दे। ठीक है, ये 4-5 चीजें हैं, या तो कार्यकाल कंप्लीट हो जाए, या उनकी मृत्यु हो जाए, या उन पर इम्पीचमेंट हो जाए, या वो किसी पर्सनल कारणों से अपना रिजाइन दे दे। ठीक है, अच्छा हाँ, तो जो रिजाइन देंगे वो किन को देंगे, वो देंगे उपराष्ट्रपति को। यहाँ पर आप एक चीज और जोड़ सकते हैं, जो लोकसभा है, लोकसभा के जो स्पीकर है, लोकसभा के जो स्पीकर है वो भी अपना इस्तीफा जो है वो किसको देंगे, वो देंगे डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। और जो डेप्यूटी स्पीकर है वो अपना रिजाइन देंगे स्पीकर को। ठीक है, इंटरकनेक्टेड है, और ये इनको देंगे। सिमिलरली जो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को देंगे, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देंगे। तो ये उप का आप ध्यान रखना, तो स्पीकर, डेप्यूटी, और यहाँ पर भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ठीक है, अब बात आती है कि अनुपस्थिति या कार्यभार संभालने की बात है, यानी कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित है या किसी बाहर किसी दौरे पर गए हैं, किसी विदेशी दौरे पर गए हुए हैं, या फिर वो बीमार हो गए हैं, है ना, तो उनकी सीट जो है वो वहां पर, सीट तो फुल रहेगी लेकिन वो अभी एब्सेंट है अपनी सीट से, तो उनका जो कार्यभार है उस सिचुएशन में वाइस प्रेसिडेंट नहीं संभालेगा। ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि भाई अभी राष्ट्रपति बाहर गए हुए हैं तो उनके जो कार्य है वो वीपी करेंगे, नहीं। कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है। अनुपस्थिति का मतलब यहाँ पर है कि या तो उनकी मृत्यु हो गई है तो वैकेंट है सीट, ठीक है, अभी वैकेंट हो गई है, या उन पर महाभियोग चल रहा है, या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो ऐसे सिचुएशन में जो उनका कार्यभार है वो वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे। और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है अपनी चेयर पर तो सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालेंगे। तो ऐसे सिचुएशंस कई बार आई है हमारे देश में। ठीक है, तो जैसे जाकिर हुसैन जो हमारे राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उस वक्त उनकी अनुपस्थिति में वाइस प्रेसिडेंट ने कार्यभार संभाला था। ठीक है, और जब वाइस प्रेसिडेंट ने भी इस्तीफा दे दिया था वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, उस वक्त जो हिदायतुल्ला हमारे सीजेआई थे उस वक्त, उन्होंने कार्यभार संभाला था राष्ट्रपति का। ठीक है, अब आती है बात आर्टिकल 57। जो 57 है वो बात करता है री इलेक्शन की, दोबारा इलेक्शन हो जाने चाहिए, जल्द से जल्द हो जाने चाहिए। अगर सीट वहां पर वैकेंट है यानी कि वहां अनुपस्थित है प्रेसिडेंट, तो उस स्थिति में री इलेक्शन होना चाहिए, ये बात करता है आर्टिकल 57। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है 58। ये क्वालिफिकेशन की बात करता है, भाई एक राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आके राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़के और राष्ट्रपति बन जाए, उसमें कुछ बेसिक फीचर्स होने चाहिए उसकी पर्सनालिटी के, उसके वर्किंग, या उसकी जो पर्सनल योग्यता या क्वालिफिकेशन होती है किसी भी इंसान की, कि भाई वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सबसे पहली बात है। दूसरी जो उनकी योग्यता है वो 35 वर्ष की आयु, यानी कि एक मैच्योर आदमी होना चाहिए, एक मैच्योर इंसान ही इतनी बड़ी पोस्ट को संभाल सकता है, इसलिए 35 वर्ष इसका रखा है। देखिए जब लोकसभा की सदस्यता की बात होती है तो 25 वर्ष चाहिए। ठीक है, यानी कि लोकसभा में 25 वर्ष इलेक्शन के लिए, जबकि राज्यसभा में इलेक्शन के लिए चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं या वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आयु है वो एटलीस्ट 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो 35 वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए, भारत के वो नागरिक होने चाहिए। ये तो नहीं है कि किसी भी देश के नागरिक भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, ये क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट और बहुत ही क्रूशियल पोस्ट होती है। उसके बाद उनके अंदर इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वो लोकसभा के सदस्य चुने जा सकते हो। ठीक है, तो यानी कि पहले लोकसभा के जो सदस्य होने के लिए शर्तें हैं वही राष्ट्रपति के होने की शर्तें हैं।
उसके प्लस, क्योंकि 25 वर्ष का भी हो सकता है लोकसभा का, तो लेकिन यहाँ पर 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर याद रखने की, जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लाभ के पद पर ना हो, तो लाभ का पद क्या है। हालांकि लाभ का पद है वो परिभाषित नहीं है, हमारे कहीं पर भी संविधान में लाभ के पद का जिक्र परिभाषा के रूप में नहीं है, सिर्फ एक जिक्र किया हुआ है कि लाभ के पद पर राष्ट्रपति को नहीं होना चाहिए। तो समय समय पर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने मेंशन किया है लाभ के पद का मतलब क्या होता है। तो ये एक जनरल या जेनरिक विषय है, लाभ का पद। अब उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 59। देखिए अगर हम एक सीक्वेंस लेके चलते हैं, देखिए 52 एक राष्ट्रपति होगा, फिर राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां होगी, फिर उसके लिए भाई अब हमने बता दिया कि क्या क्या होगा, तो भी अब आ जाओ, अब निर्वाचन करेंगे। उनका निर्वाचन करने से पहले हमें एक मंडल बनाना पड़ेगा, फिर किस तरह से उनका एलोकेशन होगा उनकी वोट्स का, वो दिया है। उसके बाद फिर उनका टेन्योर आया है, उसके बाद टेन्योर होने के बाद उनका री इलेक्शन की बात हुई है, फिर उसकी भाई चलो री इलेक्शन की बात क्या होगी, उनकी योग्यता के बारे में बात होगी। अब आएगा आर्टिकल 59, यानी कि शर्तें क्या होंगी, ठीक है। तो ये शर्तें हैं कि भाई वो जो पोस्ट पे है वो आ गए हैं, ठीक है, अब वहां पर उनको क्या चीजें मिलेंगी और क्या नहीं मिलेंगी, उससे रिगार्डिंग उनके जो पदभार है उसके रिगार्डिंग जो शर्तें हैं वो मेंशन हो रखी है आर्टिकल 59 में। तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो होगा कि एमपी या एमएलए नहीं होना चाहिए, अगर वो है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए शपथ ग्रहण से पूर्व। तो ज्यादातर जो पॉलिटिशियंस हैं जो हमारे राष्ट्रपति बने हैं वो पहले या तो एमपी रहे हैं या एमएलए रहे हैं, तो उन्होंने इस्तीफा दिया है शपथ ग्रहण से पूर्व, ठीक है। सेकंड, वेतन जो है उनका दूसरी अनुसूची के अनुसार मिलेगा। तो आपने पढ़ा होगा ना, तो पहली अनुसूची बात करती है स्टेट की और उसकी टेरिटरी की, है ना, यूनियन और उसकी टेरिटरी की। लेकिन जो सेकंड अनुसूची है वो बात करती है जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज है, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उनके वेतन की, उनके भत्तों की, ठीक है। और ये शर्त है, और ये बहुत ही मतलब इस पद को बहुत क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पद है, तो ये यहाँ से इसलिए इनके लिए एक जो शर्त है जोड़ी गई है हमारे संविधान निर्माता द्वारा कि उनके वेतन और भत्तों में कोई कटौती नहीं होगी, चाहे कुछ हो जाए यहाँ पर कटौती नहीं होगी। ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आता है कि भाई उनकी कटौती की जा सकती है उनकी सैलरी में या उनके भत्तों में, तो ये ध्यान रखना है कि नहीं की जा सकती है, ठीक है। फिर आर्टिकल 60 की शपथ होगी, शपथ यानी ओथ, ओथ होगी, कौन कराएगा इनकी ओथ, इनकी ओथ कराएंगे जो सीजेआई है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको शपथ दिलाएंगे, ठीक है। तो उनको जो शपथ दिलाएंगे, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीट पर है ही नहीं, कोई बना ही नहीं है किसी कारणवश वहां पर सीट पर, या अवेलेबिलिटी नहीं है उनकी, उस सिचुएशन में जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे वो उनको शपथ दिलाएंगे, ओके। और उनका जो शपथ का जो दायरा होगा वो होगा कि संविधान को प्रिजर्व करेंगे, डिफेंड करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। देखिए अगर हम हिंदी में इन शब्दों का मतलब निकाले तो सेम सेम सा लगता है, लेकिन इंग्लिश में इसीलिए मैंने मेंशन किया कि आपको ध्यान रहे, प्रिजर्व का मतलब उसको संरक्षण करेंगे, उसको बचाएंगे और फिर उसका बचाव करेंगे, ठीक है। फिर आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 बात करता है इम्पीचमेंट की, यानी कि महाअभियोग की, यानी कि जब राष्ट्रपति हमारे तीन आधारों पर, सॉरी एक आधार ही दिया हुआ है कि सिर्फ इसी आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि उनको उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा सकती है, डेट इज संविधान का अतिक्रमण। अगर उन्होंने संविधान का अतिक्रमण कर लिया है राष्ट्रपति ने, तो ही उनके ऊपर महाअभियोग चलाया जा सकता है, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि संविधान का अतिक्रमण की कोई परिभाषा नहीं है ना, तो कोई भी अगर महाअभियोग चलाना है तो परिभाषा ही नहीं है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी स्थिति में। तो हालांकि अभी तक हमारे कोई भी राष्ट्रपति नहीं है जिनके ऊपर माँ अभियोग चलाने के लिए, यानी माँ अभियोग चला हो और सफल हुआ हो, ठीक है। तो आधार हो गया संविधान का अतिक्रमण। तो इसके लिए जो जरूरी शर्तें हैं वो ये है कि प्रस्ताव जो है वो एटलीस्ट लोकसभा या राज्यसभा में होगा, क्योंकि देखिए इसको इलेक्ट करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर चाहिए थे, साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है महाभियोग में, ये ऑलरेडी मेंशन है और ये अंडरस्टूड भी है कि हर राज्य के विधायकों से नहीं पूछा जाएगा। अब बचते राज्यसभा और लोकसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा में से कोई भी हाउस जो है इस प्रस्ताव को ला सकता है, शर्त ये है कि वहां के 1/4 सदस्य द्वारा ये प्रस्ताव आना चाहिए, ये नहीं कि कोई एक मेंबर आके कोई भी प्रस्ताव डाल देगा, ऐसे तो फिर रोज प्रस्ताव ही डलते रहेंगे ना। तो एटलीस्ट 1/4 जो मेंबर्स है वो तैयार होने चाहिए प्रस्ताव के लिए। और नोटिस दिया जाएगा राष्ट्रपति जी को 14 दिन पहले ही, ये नहीं कि अचानक
आप गए और आपने बोला कि एक 1/4 सदस्यों ने कि भाई चलो राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाते हैं क्योंकि इन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। फिर जो फर्स्ट हाउस है जो आरोप लगाएगा, ठीक है, या तो लोकसभा या राज्यसभा। अगर लोकसभा में प्रस्ताव डाला गया है तो वो फर्स्ट हाउस माना जाएगा, ठीक है। अगर राज्यसभा में प्रस्ताव आया है तो वो फर्स्ट हाउस माना जाएगा, और जो दूसरे वाला है वो सेकंड माना जाएगा। तो जो फर्स्ट हाउस है यानी कि उन्होंने आरोप लगाया, आरोप लगा दिया, प्रस्ताव दे दिया 1/4 सदस्यों ने, ठीक है। उसके बाद प्रस्ताव जो पेश किया गया उसके बाद पास भी तो होना है ना। पास होने के लिए जितने भी मेंबर्स है फर्स्ट हाउस के, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उनके 2/3 एटलीस्ट, ठीक है, उनके द्वारा वो पास होना चाहिए, एटलीस्ट 2/3। और जब ये पास हो जाएगा उसके बाद कमेटी के पास जाएगा, ठीक है। तो कमेटी डिसाइड करेगी कि भाई जो इन्होंने पास किया है और जो ये चीजें हैं सही से है कि नहीं है, जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं वो सही है कि नहीं है। तो जो कमेटी जो गठित की गई महाअभियोग के लिए, उनके पास भेजा जाएगा वो प्रस्ताव जो पास हो चुका है। फिर उसके ऊपर वो जांच करेगी, और अगर जांच सही मिली है तो सेकंड हाउस में वो प्रस्तुत किया जाएगा। और अगर सेकंड हाउस ने भी 2/3 मेजोरिटी के साथ उसको पास कर दिया तो फिर आगे की प्रोसेस जाएगी, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे, फिर होंगे वाइस प्रेसिडेंट के सिग्नेचर। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं हर बिल पर क्योंकि ये तो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इम्पीचमेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस से पास हो जाएगा, देन कमेटी के पास जाएगा, कमेटी की अगर जांच सही हुई तो सेकंड हाउस में पेश होगा, और सेकंड हाउस में जब 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाएगा तो इसका मतलब इम्पीचमेंट हो गया, प्रोसेस पूरा हो गया। उस सिचुएशन में जो राष्ट्रपति है उनको अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी, अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। ओके, इसीलिए इस आर्टिकल को क्वासी जुडिशियल कहा गया है, यानी कि अर्ध न्यायिक, ठीक है। अर्ध न्यायिक यानी कि बिना कोर्ट के जब न्याय किया जाए किसी भी संस्था द्वारा, उसको कहते हैं। अब हम थोड़ा सा एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं यहाँ पर, जिससे कि आपको आने वाली परीक्षाओं में बहुत हेल्प मिल सकती है। क्योंकि हम भूल जाते हैं कि राष्ट्रपति के लिए क्या प्रोसेस था इम्पीचमेंट का, वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या था, जबकि ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। अगर आप एक का कर रहे हो ना तो 4 5 मेंबर्स का एक साथ कर सकते हो, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए, हम यहाँ पर बात करेंगे प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की। तो देखिए 4 हो गए ना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। देन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजेस में भी ये प्रक्रिया होती है, सीएजी और सीईसी की भी यही प्रक्रिया है हटाने की, यानी कि इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है। तो इन चारों में कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं, वो अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें हमेशा ईजी रहेगा इनको पढ़ना। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि प्रेसिडेंट को हटाया जाता है संविधान का अतिक्रमण, ये हमने अभी मेंशन किया। लेकिन अगर हम वाइस प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वहां पर कोई उल्लेख ही नहीं है, यानी कि किसी भी तरह से हटा सकते हो आप वाइस प्रेसिडेंट पर कोई भी आरोप लगा के, इसका मतलब ये है। इसी तरह से लोकसभा के जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर है उन पर भी कोई भी आरोप लगा के उनको उनके आधार पर इम्पीचमेंट शुरू किया जा सकता है। लेकिन देखिए, ये तो थे हमारे नेतागण, ठीक है ना, प्रेसिडेंट को तो संविधान का अतिक्रमण, ठीक है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट और डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर है, ये हमारे नेतागण है दोनों ही एक तरह से। तो इनके ऊपर कोई उल्लेख नहीं है, तो कोई भी इनके ऊपर आधार लग सकता है। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट, ये याद करने का तरीका बता रही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस लेकर चलोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। जिस कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ उसका थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखिए, ऐसी यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो सारे एक ये चुने हुए या नेता वगैरह तो है नहीं, ये तो सरकारी कर्मचारी है एक तरह से। तो सीएजी भी सरकारी है, सीईसी भी सरकारी है, ठीक है। तो इनका यानी कि ऑफिशियल्स है सारे। तो इन ऑफिशियल्स को हटाने का क्या होगा, या तो उन्होंने क्या किया होगा, आचारहीनता की होगी, या उनमें अक्षमता होगी। तो ये दो आधार आप इनके साथ जोड़ सकते हो कि भाई जब जो ऑफिसर्स हैं वो आचारहीनता के शिकार है और उनके अंदर क्षमता ही नहीं है, वो अक्षम हो गए हैं, तो वो किसी काम के नहीं रहे ना। तो इसलिए इन आधारों पर इनके ऊपर इम्पीचमेंट शुरू किया जा सकता है। फिर प्रस्ताव देखिए, अभी हमने बात की कि प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी में भी प्रस्ताव पेश किया जा सकता है विद 1/4 ऑफ मेंबर्स, ठीक है। जबकि वाइस प्रेसिडेंट के केस में प्रस्ताव पेश ही राज्यसभा में किया जा सकता है। ऐसा किस लिए? क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक पदेन, जो एक तरह से कह सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट है, वो सदस्य ही राज्यसभा के होते हैं, ठीक है। वो वैसे सदस्य बेशक ना हो, आई मीन वो राज्यसभा को ही क्या कहते हैं उसको सीट करते हैं, उसकी जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है ना। तो जब वो चेयरपर्सन होता है यहाँ का,
उसको लोकसभा से कोई उसका रिलेशन नहीं है, तो वो कहाँ पेश किया जाएगा उसके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट है वो राज्यसभा में ही। लेकिन लोकसभा का जो स्पीकर है और डेप्यूटी स्पीकर है वो क्योंकि लोकसभा का है, ये दोनों चीजें ध्यान रख सकते हैं। ये चेयरपर्सन जो है वो लोकसभा के दोनों, तो इसलिए ये लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। तो यहाँ पे पेश होने की बात है कि प्रस्ताव कहाँ पेश होगा, प्रेसिडेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी में भी विद 1/4 मेंबर, वाइस प्रेसिडेंट में राज्यसभा में, और स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर में लोकसभा। ठीक है, क्योंकि ये चेयरपर्सन होते हैं अपने अपने सभा के या अपने अपने हाउस के। ठीक है, यहाँ पर फिर आ जाता है जो ऑफिशियल्स हैं, यानी जो ऑफिसर्स है सरकारी, उनमें किसी में भी हो सकता है भाई, क्योंकि ये तो सरकारी आदमी है, ये तो दोनों हाउस से बिलोंग करते हैं, मतलब दोनों हाउस के कोई भी कर सकता है दोनों हाउस में से। तो लोकसभा में भी और राज्यसभा में, दोनों में। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर लोकसभा में है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा है तो 100 का प्रस्ताव आना चाहिए, जबकि राज्यसभा में नंबर ऑफ मेंबर्स कम है तो यहाँ पे 50 रखे गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके ऊपर इम्पीचमेंट आता है तो लोकसभा के कितने मेंबर्स को प्रस्ताव लाना पड़ता है, तो ध्यान रखें 100, और राज्यसभा के 50। देन नोटिस कितने दिनों के लिए दिया जाता है, तो ये याद रखना है 14 दिनों के लिए, हर एक में 14 दिन। लेकिन जो इनको तो कोई पूर्व आपको सूचना नहीं दी जाएगी, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना सीएजी सीईसी, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है। और हालांकि मुझे थोड़ा सा डाउट है इस पे, हो भी सकता है 14 डेज, तो थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। मैं आप भी देख सकते हो, ये आपका होमवर्क हो सकता है, नहीं तो अदर क्लासेस में मैं इसको थोड़ा सा बता दूंगी। फिर फर्स्ट हाउस जो है उसमें क्या स्थिति होगी, देखिए जब प्रेसिडेंट की बात आती है इम्पीचमेंट की, तो फर्स्ट हाउस में आरोप लग गए, 1/4 सदस्यों ने आरोप लगा दिया, उसके बाद 2/3 सदस्य जो है वो पास करेंगे इस बिल को। ठीक है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 67 बात करता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उसमें जो पीठासीन अधिकारी है, ठीक है, यहाँ पे सदस्यों की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ प्रभावी सदस्यों की, थोड़ा सा बस इस पे ध्यान देना है। यहाँ पे 2/3 सदस्य पास करेंगे, जबकि वाइस प्रेसिडेंट को जो प्रभावी सदस्य है, देखिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो बढ़ती घटती रहती है, कभी कोई वैकेंट होती है सीट्स, है ना, मान लो जो 1/3 सीट्स वैकेंट है उस वक्त, अभी चुनाव हुए नहीं है या प्रोसेस में है, उस वक्त इम्पीचमेंट लग जाए तो प्रभावी सदस्य संख्या बदल जाएगी, तो उस सिचुएशन में उसका 2/3 की बात हो रही है, जो प्रभावी सदस्य संख्या उसका 2/3 यहाँ पर मेंशन होगा। ओके, तो यहाँ पर 3 चीजें और भी ध्यान रखनी है कि वाइस प्रेसिडेंट का जब भी इम्पीचमेंट होगा तो वहां के जो पीठासीन अधिकारी है, यानी कि पीठासीन कौन होंगे, खुद वाइस प्रेसिडेंट, तो वो वोट नहीं कर सकते, और ना ही वो पीठासीन अधिकारी होंगे, यानी कि वो चेयरमैनशिप भी छोड़ देंगे, ना वो वोट कर सकते हैं, लेकिन वो भाग जरूर ले सकते हैं। देखिए वाइस प्रेसिडेंट उसका सदस्य नहीं होता राज्यसभा का, लेकिन वो भाग ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं, वोट इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो सदस्य नहीं होते। ठीक है, और वो चेयरपर्सन भी नहीं रहेंगे क्योंकि उनके ऊपर तो इम्पीचमेंट है। ठीक है, लेकिन जब हम लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की बात करते हैं तो वो अपने चेयरपर्सन जो होंगे उससे तो वो दूर हो जाएंगे, वहां से तो वो हटा दिए जाएंगे, लेकिन वो वोट भी कर सकते हैं और भाग भी ले सकते हैं। वोट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो लोकसभा के मेंबर होते हैं, है ना, तो जो मेंबर होते हैं तो वोट कर सकते हैं, जबकि वाइस प्रेसिडेंट मेंबर होता नहीं है इसलिए वो वोट नहीं कर सकता, वो यानी कि अपने अगेंस्ट अपने फेवर में भी वोट नहीं डाल सकता वो। यहाँ पर स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर अपने फेवर में वोट डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर एचसी और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात की जाए तो यहाँ पर अध्यक्ष या जो सभापति है वो स्वीकार करेंगे पहले तो। ठीक है, ये सारी सिचुएशन होगी कि भाई लोकसभा के 100 सदस्यों ने डाल दिया और राज्यसभा के 50 सदस्यों, लोकसभा में पेश किया गया तो 100 सदस्यों ने इसको प्रस्तावित किया और राज्यसभा में पेश हुआ तो 50 सदस्यों ने प्रस्तावित करके बिल डाल दिया। लेकिन उसको स्वीकार करने का जो अधिकार है वो अध्यक्ष को होगा अगर वो लोकसभा में डला है, अगर वो सभापति स्वीकार करेंगे अगर वो राज्यसभा में डला है। ठीक है, उसके बाद जांच समिति होगी और जांच समिति में जो सीजीआई होंगे या तो या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस होंगे। ठीक है, हाई कोर्ट में हाई कोर्ट और वहां के जो सुप्रीम कोर्ट है उनके सीजेआई होंगे या प्रख्यात विधिवेता होंगे। ठीक है, तो जांच समिति में कौन कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज या सीनियर मोस्ट जज या सीजेआई होंगे, या हाई कोर्ट के जज और सीजीआई या कोई प्रख्यात विधिवेता, ये सारे शामिल हो सकते हैं जब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं या सीएजी के खिलाफ लेकर आते हैं या सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट की बात हो रही है, बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स की नहीं हो रही है। फिर आता है सेकंड हाउस में जब आएगा तो प्रेसिडेंट
के पास या आर्टिकल 61 के अंदर क्या प्रावधान है, वो है पहले जांच समिति बैठेगी, आरोप लग गए, उसके बाद 2/3 सदस्यों ने पास कर दिया फर्स्ट हाउस से, फिर जांच समिति बैठेगी और अगर सही हुई जांच समिति की जांच, उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आरोप पाए गए, तो 2/3 सदस्यों से उसको पास कर दिया गया सेकंड हाउस द्वारा, तो वो बिल पास हो जाएगा। ऐसे ही जो वाइस प्रेसिडेंट है, जब प्रभावी सदस्य संख्या 2/3 द्वारा पास कर दिया गया फर्स्ट हाउस से, उसके बाद साधारण बहुमत से वो पास हो जाना चाहिए लोकसभा से। देखिए राज्यसभा से यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ ये बिल, प्रस्तावित किया गया, और पास कहाँ से होगा, पहले हाउस से, यानी कि राज्यसभा होगी पहली हाउस, और सेकंड हाउस क्या हो जाएगा, फिर लोकसभा हो जाएगा। तो स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट में यही एक चीज ध्यान रखनी है आपने, कि अगर यहाँ पे लोकसभा से शुरू होता है तो खत्म किस पे होगा, राज्यसभा पर, और वाइस प्रेसिडेंट के केस में राज्यसभा ही फर्स्ट हाउस होगा और सेकंड हाउस होगा लोकसभा। ऐसे ही स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर में फर्स्ट हाउस लोकसभा होगा हमेशा और सेकंड हाउस राज्यसभा, यानी कि यहाँ पर फिक्स्ड है। जबकि प्रेसिडेंट में और एचसी और एससी जजेस और सीएजी सीईसी के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी हाउस फर्स्ट हो सकता है जहां पर पेश किया जाए। ओके, और वाइस प्रेसिडेंट में साधारण बहुमत से पास होगा बिल, जबकि यहाँ प्रेसिडेंट के केस में 2/3 बहुमत जरूरी है। जबकि अच्छा मैंने यहाँ पे बता दिया था 2/3, ये 2/3 नहीं है, यहाँ पर भी साधारण बहुमत है। ठीक है, तो प्रभावी सदस्य संख्या के साधारण बहुमत से वीपी का यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का पास हो जाएगा दोनों सदन से। लेकिन यहाँ पे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर में सॉरी एक चीज और मिस हो गई है, मैंने गलत कर दिया, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया मैंने। यहाँ लोकसभा से स्टार्ट होगा, लोकसभा पर ही खत्म हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट हाउस का ही देखेंगे यहाँ पर, इसमें सेकंड हाउस में जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की बात हो रही है, तो राज्यसभा से इसका कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में आपको ध्यान रखना है, लोकसभा से पास होना चाहिए, लेकिन वो साधारण बहुमत से पास होना चाहिए, जबकि वाइस प्रेसिडेंट का जो फर्स्ट हाउस है वो राज्यसभा ही रहेगा। तो थोड़ा सा इसमें मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया बताते वक्त, तो आप इसका सुधार कर लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट के टाइम में राज्यसभा में प्रस्तावित किया जाएगा, लोकसभा में साधारण बहुमत से ये पास होना चाहिए, जबकि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर में लोकसभा में प्रस्तावित किया जाएगा, क्योंकि ये वहीं के ही मेंबर होते हैं लोकसभा के ही, तो राज्यसभा में जाएगा ही नहीं, तो पास होने का कोई मतलब ही नहीं। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, कि लोकसभा और डेप्यूटी स्पीकर में इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है वो कैसे हुई। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो दोनों में विशेष बहुमत चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दोनों सदनों में यानी कि दोनों हाउसेज में विशेष बहुमत चाहिए। अगर विशेष बहुमत नहीं होगा किसी भी एक हाउस में, फर्स्ट हाउस से नहीं होगा तो वहीं पर खत्म हो जाएगा। अगर फर्स्ट हाउस से पास हो गया तो सेकंड हाउस में भी पास होना बहुत जरूरी है, वो भी विशेष बहुमत से। ठीक है, विशेष बहुमत का मतलब होता है एक तरह से जो आपकी सदस्य संख्या है उसका जो मेजोरिटी है, यानी कि जिस वक्त वो सीटेड है उसका बहुमत। ठीक है, यानी कि मान लो 50 या 100 मेंबर है, हमारे 250 है मान लो, वैसे अभी 245 चल रहे हैं, तो उसका जो बहुमत है, उसकी जो मेजोरिटी है, यानी कि 51%। ठीक है, या 50+1 कह सकते, 50%+1। ठीक है, तो ये बहुमत, और जो ये सदन की जो संख्या है उसका विशेष, यानी कि उसका भी 50%+1 होना चाहिए। दोनों सिचुएशन के इतने तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। तो दोनों सिचुएशंस जब फुलफिल हो रही है तभी वो विशेष बहुमत माना जाएगा। अब थोड़ा सा ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें जो हमें याद रखनी है, फैक्ट्स टू नो, जो कि क्वेश्चंस बनते हैं जहां से, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, जब हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव की बात करते हैं, इलेक्शन की बात करते हैं उससे रिगार्डिंग, ठीक है, तो उसमें क्या है कि प्रस्तावक कितने होने चाहिए, तो प्रस्तावक होने चाहिए प्रेसिडेंट के टाइम 50 और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 20। ठीक है, यानी कि जो, और यहाँ पे प्रस्तावक का मतलब है मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये प्रस्तावक हो सकते हैं। यहाँ पर भी लोकसभा और राज्यसभा के मिला के प्रस्तावक हो सकते हैं 20 एटलीस्ट। उनकी जमानत राशि जो है, प्रेसिडेंट की 15,000, वाइस प्रेसिडेंट की भी 15,000। नहीं तो पहले क्या होता था, जब बहुत कम राशि होती थी तो उस सिचुएशन में कोई भी आके, हालांकि 15,000 भी कोई खास नहीं है, तो थोड़ी सी एक तरह से फेमस होने के लिए कुछ लोग आ जाते थे के लिए, तो इसलिए उन्होंने प्रस्तावक का जो आधार है वो जोड़ दिया है। इलेक्शन ऑफिसर कौन होंगे प्रेसिडेंट के टाइम, महासचिव होंगे, या तो राज्यसभा से या लोकसभा के। इसी तरह से जो वीपी है उसमें भी पहले तो राज्यसभा से बात की जाएगी, अगर राज्यसभा के अवेलेबल नहीं है महासचिव तब लोकसभा की। सिमिलरली इसमें भी प्रेसिडेंट में पहले लोकसभा देखा जाएगा,
अगर वो नहीं है तब राज्यसभा के महासचिव। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है सीक्वेंस। प्रेसिडेंट में लोकसभा के जो महासचिव है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में राज्यसभा के महासचिव को प्रायोरिटी दी जाएगी। ओके, विप यहाँ पर कोई काम नहीं करता। पता ही होगा ना आपको, पार्टी का एक विप होता है। पार्टी विप क्या होती है कि भाई जो पार्टी ने डिसाइड कर लिया उसके अगेंस्ट आप वोट नहीं कर सकते हैं मेंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर विप काम नहीं करता है, ना नोटा काम करता है, यानी कि नन ऑफ द अबव। ठीक है, नोटा मतलब नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आप नहीं लगा सकते हो कि भाई मुझे मान लो 5 पर्सनैलिटीज खड़ी हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तो आपको चुनना ही पड़ेगा, लिस्ट करना पड़ेगा प्रायोरिटीज के हिसाब से ABCD। आप ये नहीं कर सकते कि मुझे भाई इन पांचों में से कोई पसंद नहीं है। भाई नहीं है पसंद कोई बात नहीं, बट इनमें से पांचों में से कौन कौन पसंद है किस सीक्वेंस में वो बताना है आपको। ठीक है, तो नोटा यहाँ पर काम नहीं करता है, क्योंकि हमें याद रहता है कि इलेक्शन के वक्त हमारे पास नन ऑफ द अबव का ऑप्शन होता है, तो बच्चे ना गलती करते हैं। और खासकर वो बच्चे ज्यादा करते हैं जिन्होंने एक आधी बारी वोट डाल लिया है, तो वो सोचते हैं कि अगर वहां पर याद नहीं आ रहा है तो चलो उसको हम जो प्रैक्टिकल नॉलेज हमारी उसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, जो कि गलत है। दूसरी, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ द ध्यान रखना है, क्योंकि देखो नोटा अगर इसको एसोसिएट कर सकते हो इस तरह से कि नोटा जो है वो हमारी जो इलेक्शन के लिए जो मशीन्स यूज होती है ना, वहां पर होगा ना उसका यूज। यहाँ तो होती नहीं है इलेक्शन के लिए मशीन्स, यहाँ पर होती है बैलेट पेपर यूज। दोनों ही इलेक्शन में बैलेट पेपर यूज होता है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो। ठीक है, अब थोड़ी से और भी कुछ चीजें हैं यहाँ पे कंपैरिजन के थ्रू आप कर सकते हो लर्न, कि प्रेसिडेंट के जो चुनाव है उसमें MLA भाग लेते हैं, जबकि महाअभियोग में नहीं है, कि इम्पीचमेंट में भाग नहीं लेते। इम्पीचमेंट में सिर्फ लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स लेते हैं भाग। ठीक है, और वो भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों। ठीक है, जब महाअभियोग की बात होगी तो इलेक्टेड भी होंगे प्लस नॉमिनेटेड भी होंगे, दोनों भाग लेंगे। ठीक है, जबकि चुनाव के वक्त ओनली MLA भाग लेंगे। ठीक है, लेकिन महाअभियोग के लिए लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर MLA भाग नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन चुनाव के वक्त लोकसभा और राज्यसभा प्लस MLA। ठीक है, लेकिन महाअभियोग में MLA जो है वो नहीं होगा। ठीक है, जबकि नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात की जाए, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली में हो, वैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर्स चुनाव के वक्त भाग नहीं लेंगे, लेकिन महाअभियोग के टाइम भाग लेंगे। ओके, अब बात आती है नोटिफिकेशन की और अनाउंसमेंट की। जब अनाउंसमेंट की बात होती है और नोटिफिकेशन की, ये क्वेश्चन UPSC का फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछता रहता है कि जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है तो नोटिफिकेशन भी ECI देती है और घोषणा भी ECI करती है। देखो नोटिफिकेशन जो होता है ना, बेसिकली वो बात होती है कि भाई नोटिफाई करेगा कि कब इलेक्शन, भाई इलेक्शन करवाना है इसका। ठीक है, अनाउंसमेंट का मतलब है कब इलेक्शन होगा। तो ये दोनों ही सिचुएशन में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट, ये सिंपल सी थ्योरी है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो हेड्स है। ठीक है, हमारी स्टेट के क्या है, हेड है। तो हेड होने की वजह से क्या होगा कि इनके ऊपर तो कोई होगा ही नहीं, तो कौन नोटिफाई करेगा, तो इलेक्शन कमीशन को खुद करना पड़ेगा। जबकि लोकसभा और राज्यसभा है, इनके ऊपर इनका हेड कौन है, प्रेसिडेंट है, तो वो नोटिफाई करेगा। ओके, और लोग लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उनके ऊपर हेड कौन है, गवर्नर है, तो वो नोटिफाई करेगा। ठीक है, लेकिन जो घोषणा है वो तीनों सिचुएशन में कौन करेगा, इलेक्शन किसको कराने हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कब कब इलेक्शन होंगे, किन किन महीनों में होंगे, तो इसकी घोषणा कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो गाइस थैंक यू फॉर द क्लास, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। मैंने बहुत कोशिश की है इसको शॉर्ट करने की, बट ये चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी, और इसी सीक्वेंस में ध्यान रखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और पार्ट 5 को ही कंटिन्यू करूंगी मैं। देखिए हमने आर्टिकल्स कम किए हैं, बट इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनको ध्यान में रखकर मैंने इसमें चीज़ें जोड़ी हैं, जिससे कि आपको याद रखने में कठिनाइयाँ ना हो, और आप चीज़ों को जोड़ के समझ के और इनके बीच में कनेक्शंस क्या क्या है इसका आधार आप बना सको, और आगे भी कभी भी आप पढ़ाई करें तो इसी तरह से करें, जोड़कर, जिससे कि आपको कम समय में ज़्यादा नॉलेज मिल सकती है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।